हेलो एवरीवन। आज की इस टाउन हॉल वीडियो में सबसे पहले तो अपन पार्ट टाइमर डीएम्स के चेक इन रिस्ट्रिक्शन पे बातें करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीक में भी बताया गया था और अपन पहले से भी ये कम्युनिकेट कर ही रहे हैं कि भाई एक आउटलेट पे बहुत ज़्यादा पार्ट टाइमर्स भर के नहीं रखने हैं और उसके क्या नुकसान होंगे ये भी हमने आप लोगों को बहुत क्लियरली ही समझाया था और लास्ट टाउन हॉल कॉल पे भी ये चीज़ समझाई गई थी। तो इस वीक से अपन क्या कर रहे हैं भाई कि पार्ट टाइमर्स के चेक इन पे अपन रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हर स्टोर पे जो मैक्सिमम पार्ट टाइमर एक दिन में जो चेक इन कर सकता है वो 4 ही होगा। 4 से ज़्यादा पार्ट टाइमर तो किसी भी स्टोर पे अलाउड नहीं होंगे चेक इन करने के लिए। और ये रिस्ट्रिक्शन अपन कल या परसों में पक्के से ही लाइव कर लेंगे। दूसरी चीज़ में अपन क्या कर रहे हैं कि भाई पार्ट टाइमर का जो वर्क ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम तक वो चेक इन रह सकता है एक दिन में, उस पे भी अपन ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि भाई मैक्सिमम 8 आवर्स ही एक पार्ट टाइमर डीएम किसी स्टोर पे चेक इन रह सकता है। तो ये अपन दो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं पार्ट टाइमर्स के चेक इन पे और ये मोस्टली कल परसों में इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। और अपन ये क्यों कर रहे हैं, अगर एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि अपन ये क्यों कर रहे हैं। तो इसके कुछ कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले अगर किसी स्टोर पे बात करें, अगर ज़्यादा पार्ट टाइमर्स भर के रखे हुए हैं, वहाँ पर फुल टाइमर्स की कमी है, तो भाई फाइनली जो पार्ट टाइमर होता है उसके ऊपर है भाई वो आया नहीं आया। अगर सपोज आपने सोच के रखा है कि पार्ट टाइमर को काउंट करके रखा और सोचा कि भाई शाम के टाइम पे मेरे को 8 डीएम है, ये 3 पार्ट टाइमर मेरे आ जाएंगे तो मेरा ये 8 का काउंट पूरा हो जाएगा। कभी पार्ट टाइमर का मन हुआ कि भाई वो नहीं आया, उस केस में क्या होगा, आप कुछ उसके ऊपर ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाओगे क्योंकि वैसी पॉलिसी है नहीं। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपकी जो मैन पावर की पूरी प्लानिंग होगी इवनिंग की वो फट जाएगी, ज़ीरो डीएम होगा, सर्विस ख़राब होगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो पहली तो दिक्कत ये होती है भाई, आपकी जो मैन पावर प्लानिंग होगी वो पूरी तरीके से ही फटी रहेगी, आए दिन ही ऊपर नीचे होता रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, आपकी डीएम टीम कभी स्टेबल ही नहीं हो पाएगी। अगर आप बहुत सारे पार्ट टाइमर भर के रखे हो तो पार्ट टाइमर ऐसा नहीं होता है कि एकदम एक जगह पे टिक के काम करते हैं। कभी वो आज हमारे यहाँ काम किए, कभी वो किसी और ब्रांड के साथ जुड़ के वहाँ पर डिलीवरी कर लिए, कभी कोई उनकी और अर्निंग का सोर्स है वो वहाँ पर काम कर लिए, तो उनके डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि भाई कोई भी एक डीएम जो है आपके स्टोर पे ऐसा नहीं है कि वो रुक के काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपका क्या होगा भाई कि डीएम टीम जो है वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। तो दूसरी दिक्कत यहाँ पे आती है। फिर क्या एक दिक्कत आएगी भाई कि जो अपन बहुत सारी बात करते हैं कि भाई हमारे फुल टाइमर्स हैं वो पॉजिटिव फीडबैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, फीडबैक परसेंटेज आउटलेट का अच्छा रखें और डीएम की हायरिंग में हेल्प करें, और इन सारी चीज़ों के लिए अपन फुल टाइमर डीएम को इंसेंटिवाइज भी करते हैं, बहुत सारा इंसेंटिवाइज भी करते हैं। तो फाइनली एक जो फुल टाइमर है वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान भी देगा कि हाँ भाई मेरा फीडबैक परसेंटेज अच्छा रहे, मेरे डीएम पे आउटलेट की टीम मेरे आउटलेट पे डीएम टीम पूरी रहे। इन सारी चीज़ों का ध्यान कौन देगा, फुल टाइमर देगा। पार्ट टाइमर को तो क्या ही पड़ा है आपके आउटलेट में क्या फीडबैक आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, आए ना आए जो हो। उसको तो क्या है भाई, फाइनली डिलीवरी मारनी है, जो पैसा कमाया लेके निकल जाना है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर आप पार्ट टाइमर ज़्यादा भर के रखते हो अपने स्टोर पे, तो वो स्टोर पे पक्के सी बात है कि भाई दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के अपन ने पार्ट टाइमर के चेक इन पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। फिर अगर अपन बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, प्रोडक्ट हाथ के काम। तो अपन बहुत पहले से भी बात कर ही रहे थे कि भाई जो अपना अपन क्या है, फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि भाई हम प्रोडक्ट कैसा बना के कस्टमर को दे रहे हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी अपन कैसे जज कर पाएंगे, अपने पास रिवर्स फीडबैक आना रहेगा। रिवर्स फीडबैक का सबसे अच्छा सोर्स क्या है भाई अपने पास, जो अपन फोटोज़ प्रोडक्ट की सबमिट करते हैं। क्योंकि एक बार अपन किसी पिज़्ज़ा की या फिर पराठे की या फिर मील की फ़ोटो सबमिट कर रहे हैं तो वो फाइनली एक ऑडिट टीम है वो ऑडिट करती है।
ऑडिट करके आपको रिजल्ट देगी कि भाई आपके यहाँ पे पिज़्ज़ा कैसा बन रहा है या फिर पराठा कैसा बन रहा है। आपके पास फीडबैक आएगा कि हाँ जले हुए पराठे बन रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा जो है उसमें अंडर पोर्शनिंग हो रही है, टॉपिंग सही से नहीं जा रहे हैं, गलत टॉपिंग चली जा रही हैं, तो आपके पास फीडबैक आएगा तो आप उस फीडबैक पे काम कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि भाई आप लोग इन सारे की फ़ोटोज़, पिज़्ज़ा, पराठा, राउटिंग से रिलेटेड जो भी अपन मील की फ़ोटोज़ मांगते हैं, वो फ़ोटोज़ आप बिना किसी मैनिपुलेशन के सबमिट करें। तभी आपको सही फीडबैक मिल पाएगा। अदरवाइज अपन मैनिपुलेशन खेलते रहेंगे और अपना जो मेन चीज़ है कि भाई अपन प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा पाएँ, वो अपन नहीं करा पाएंगे। और एक बार आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं होगा तो अभी आपको दिख ही रहा होगा कि भाई प्रोडक्ट हाथ के काम में गैप्स हैं इन सारी चीज़ों में, तो अपना जो प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर है काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो भाई अभी अपने मैक्सिमम स्टोर्स में मैन पावर स्टेबल हो गई है और ये पीक टाइम है, इस टाइम पे सेल्स आती भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने को ये इंश्योर करना है कि भाई अपने जो हाथ के काम है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो तो टॉप नॉच होने चाहिए, एकदम अच्छे होने चाहिए, जिससे अपना फीडबैक स्कोर फटाफट इम्प्रूव हो। तो ये दूसरी चीज़ थी भाई। तीसरी अगर बात करें तो भाई अपन फुल टाइमर डीएम्स की हायरिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। अपन ने पिछले 1.5-2 महीने से कई सारी पॉलिसीज़, नई नई पॉलिसीज़ लाए आप लोगों की हेल्प के लिए कि भाई आप लोग इन सारी पॉलिसीज़ का यूज़ करके फटाफट फुल टाइमर्स डीएम की हायरिंग कर लें, जिससे आपके स्टोर पे एटलीस्ट डीएम टीम की तो शॉर्टेज ना रहे। कौन कौन सी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले अपन डीएम रेफरल लेके आए, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद अपन ने न्यू डीएम बोनस के लिए 2 लेवल्स लेके आए, लेवल 1 और लेवल 2। ये 3-4 पॉलिसीज़ अपन, और पहले से जो अपना एक्स कैटेगरी वाई कैटेगरी चलता है वो तो चलता ही है एमजी के लिए। तो ये सारी अपन पॉलिसीज़ तो चला रहे हैं। इन सारी पॉलिसीज़ के बाद अपने को उम्मीद था कि भाई आप और आपका फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन ये दोनों लग के अपने आउटलेट पे जो फुल टाइमर्स डीएम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर लेंगे। बट बहुत दुख के साथ मेरे को ये बोलना पड़ रहा है कि आज भी अपने पास ऐसे 70-80 स्टोर्स हैं जहाँ पर भाई फुल टाइमर्स की सख्त रिक्वायरमेंट है। कई स्टोर्स हैं जो महीने महीने दिन से लेवल 1 लेवल 2 हुए पड़े हैं, सीईओ को हवा ही नहीं है। नीचे अपन पूछते हैं तो उसको पता ही नहीं है कि भाई लेवल 1 और लेवल 2 के क्या फ़ायदे हैं। तो वो फिर इन पॉलिसीज़ का यूज़ कैसे कर पाएगा? और वही होता है कि भाई आप ना इन पॉलिसीज़ का यूज़ सही से कर पाते हो, ना आपके यहाँ पे फुल टाइमर्स डीएम की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है, और फाइनली भाई अपन मिसिंग डीएम, ज़ीरो डीएम, सर्वे सब फाड़ के रखते हैं। तो भाई ऐसे स्टोर्स जहाँ पर लगातार ही लेवल 1 लेवल 2 की कैटेगरी चल रही है पिछले 5 महीने, महीने बोल रहा हूँ, 5 हफ्ते 6 हफ्ते से, उन स्टोर्स पे भाई वहाँ के सीईओ और फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन, इन दोनों पे ही क्वेश्चन उठेगा कि भाई वो कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई हम अपने एंड से तो आपको सारे टूल्स दे दिए कि आप डीएम की हायरिंग फटाफट करवा पाओ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भाई इन स्टोर्स के सीईओ और फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन पे भाई क्वेश्चंस खड़े होंगे कि इनको रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं, फटाफट अपनी इन पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करते हुए भाई अपने डीएम, जो भी डीएम्स की रिक्वायरमेंट है उनको अपने स्टोर पे पूरे करते हैं। तो ये थी भाई तीसरी चीज़। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आ, अपन ने इस बार, पिछली बार भी किया था, अपन इस बार भी वैसा कर रहे हैं कि कई सारे स्टोर पे सीओस का काफ़ी सारा रिडक्शन बना था, मैन पावर का, इन्वेंट्री, और भी जो 2-3 डिडक्शन होते हैं उन सबको मिला के कई जगहों पे सीओस का बहुत सारा रिडक्शन हो रहा था। इस बार भी अपन ने आउटलेट की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि भाई उन्होंने बेसिक जो काम है सर्विस वगैरह, मैन पावर कैसी चलाई या मैन पावर पूरी कर ली या नहीं कर ली, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोगों ने भी काम किया है उन लोगों के तो अपन ने डिडक्शंस कई जगहों पे तो हटाए हैं, कई जगहों पे कम किए हैं। इससे रिलेटेड डिस्कशन आपके सिटी लीड्स एसओएम से हो गया है, और ये आप लोगों को आजकल में आपकी सैलरी स्लिप में भी रिफ्लेक्ट होगा कि भाई आप लोगों का क्या डिडक्शन कम हुआ है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो अपने एसओएम या अपने सिटी लीड सर से बात कर सकता है।
कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई अलग लेवल की बदतमीजी चल रही है। जैसा अपन अभी बात ही की है कि कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 कैटेगरी महीने भर से है, बट वहाँ पर डीएम की हायरिंग ही नहीं हो पा रही है। तो ये अलग लेवल बदतमीजी हो गई। तो इन स्टोर से भाई हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर तो भाई जो डिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है, नहीं कर पाएंगे कुछ वहाँ पर। तो क्या कैसे ही आपकी हेल्प कर पाए, आप हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। इतना सारा कुछ आप लोगों को टूल देने के बाद, इतनी सारी पॉलिसीज लाने के बाद भी अगर आप मैन पावर पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अपन फिर तो ये डिडक्शंस में तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी चीज़ थी भाई सीओ डिडक्शन के अराउंड। जो लोगों ने इम्प्रूव किया है उनका अपन ने कम किया है या हटाया भी है, और जो लोग एकदम बदतमीजी लगातार ही पूरे महीने ही किए हैं और अभी भी करेंटली चल ही रही है, तो वहाँ पर तो भाई हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए हैं। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पार्टी पॉजिटिव फीडबैक एंड इसका क्या रोल है आपकी ग्रोथ में, अगर उसकी बात करें तो पिछले कई महीनों से लगातार ही आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई थर्ड पार्टी पे पॉजिटिव फीडबैक लाना क्यों ज़रूरी है, थर्ड पार्टी पे अपने अच्छे फीडबैक्स क्यों आने चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए, सीईओ की हेल्प करने के लिए हमने भाई फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन भी बनाया है स्टोर्स पे, कि आप उनको अलाइन करें जिससे वो लोग अपने फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन अपने डीएम्स को मोटिवेट करें, हेल्प करें कि भाई कैसे अपन पॉजिटिव फीडबैक ला सकते हैं। और फाइनली ऐसा अपन क्यों बातें करते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा आएंगे तो समझिएगा, पॉजिटिव फीडबैक आया तो उसका डायरेक्टली असर कहाँ पे पड़ेगा, आपके जो स्टोर की रेटिंग है, जो ब्रांड की रेटिंग होती है थर्ड पार्टी पे जो भी दिखती है, उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर लगातार ही आप अच्छा फीडबैक लेके आ रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट देके, अच्छा सर्विस देके, तो आपकी जो ब्रांड रेटिंग है उस प्लेटफॉर्म पे वो इम्प्रूव होगी। और एक बार आपकी ब्रांड रेटिंग जो है 4.2 या उससे एबव चली गई, तो फाइनली क्या होगा कि भाई अगर कोई नया कस्टमर आता है ना किसी ऐसे थर्ड पार्टी ब्रांड पे, तो सबसे पहले अगर स्क्रॉल करता है तो सबसे पहले वो रेटिंग ही देखता है कि भाई इस स्टोर की रेटिंग क्या है, जो पास्ट कस्टमर ने यहाँ से ऑर्डर करे हैं उनको खाना कैसा लगा है। सबसे पहले वो रेटिंग देखेंगे, क्योंकि फीडबैक पढ़ने जाएगा। सबसे पहले उन्होंने रेटिंग देखी और रेटिंग के बेसिस पे ही वो जज करते हैं कि भाई ये आउटलेट या ये ब्रांड कैसा खाना सर्व करता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आएंगे, अपन अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस देके अच्छे फीडबैक्स लेके आएंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स लेके आएंगे, उसका इम्पैक्ट अपने थर्ड पार्टी ब्रांड रेटिंग पे पड़ेगा। और एक बार थर्ड पार्टी ब्रांड रेटिंग अपने सारे ब्रांड्स की 4.2 या उससे ऊपर हो गई, तो भाई सेल्स तो आनी ही आनी है। और एक बार भाई सेल्स आएगी तो फाइनली उसके कई सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों का फटाफट टारगेट रीच होगा, आप लोगों को बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। और फाइनली ब्रांड रेटिंग से तो आपकी ग्रोथ भी लिंक्ड है। अगर आपके स्टोर पे ज़्यादा ब्रांड्स की रेटिंग ख़राब होती है तो भाई आपकी ग्रोथ भी होल्ड हो जाती है, ये आप लोगों को तो आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो एक थर्ड पार्टी पॉजिटिव फीडबैक के कितने फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, फटाफट लगते हैं। मैन पावर वगैरह सारी मैक्सिमम जगहों पे स्टेबल हो गई है, तो अपन थोड़ा जोर से लग सकते हैं इन चीज़ों पे कि बहुत अच्छे फीडबैक्स आएँ, जितने ज़्यादा फीडबैक्स ला पाएँ, पॉजिटिव फीडबैक, रेटिंग्स जितनी इम्प्रूव करवा पाएँ फटाफट, तो काफ़ी सारे सेल्स आएगी और इससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। तो ये हो गई भाई ग्रोथ से रिलेटेड, आप लोगों की ग्रोथ से रिलेटेड चीज़। फिर अब एक छोटा सा रिमाइंडर मेरे को देना है कि भाई अपन ने लास्ट वीक भी बात करी थी और पिछले कई टाउन हॉल से बातें कर ही रहे हैं कि सिर्फ की सैलरी को अपन रेटिंग से लिंक कर दिए हैं, कि एक पर्टिकुलर सैलरी पे जाने के लिए सिर्फ को एक पर्टिकुलर रेटिंग अचीव करनी ही पड़ेगी। वो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था, और ये चार्ट मैंने सेल्फ ग्रोथ फॉर्म में भी हम लोगों ने डाल दिया है कि भाई वहाँ पर सेल्फ भी देख पाए कि अगर उसको ये सैलरी पे जाना है तो उसको कितनी रेटिंग अपनी करनी पड़ेगी। तो फाइनली जो लोग अप्रेजल लगार्ड होंगे, जिन लोगों की रिक्वायर्ड रेटिंग मीट नहीं हो रही होगी, तो भाई
अब जो जून की सैलरी जुलाई में आएगी उसमें ग्रोथ होल्ड होगा, ये पक्के से ही होगा। तो इसमें भाई आप लोगों को अपने वाइस कैप्टन को अलाइन करना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग का पोर्शन वही देख रहे हैं जो आपके स्टोर के वाइस कैप्टन है। तो उन लोगों को क्लियरली ये चीज़ें चमकानी है कि भाई आपके स्टोर में तो कोई अप्रेजल लगाड़ नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि रेटिंग की वजह से किसी की सैलरी रुक रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई फिर वहाँ के वाइस कैप्टन, सबसे पहले उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर भी ये क्वेश्चन होगा। तो ये एक चीज़ है। और इसको अगर मैं आप लोगों को फॉर्म में दिखाऊं तो अपना जो सेल्फ ग्रोथ फॉर्म है वो कुछ ऐसा आता है। इसमें अगर अपन किसी एक का अगर अपन ड्रॉप डाउन देखें तो जैसे अपन आकाश मौर्य का ही एक एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जैसे अपने को दिख रहा है ये पूरा एक ग्रोथ चार्ट आ जाएगा कि ज्वाइनिंग सैलरी इसकी कितनी थी। एक जो फर्स्ट अप्रेजल है 17,000, उसमें इसको रेटिंग जो रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए, जो रेटिंग ज़रूरी है वो अभी 0 स्टार ही। अपन पहला अप्रेजल जैसा बात ही किए थे कि अपन दे देंगे, क्योंकि नया लड़का है, सिस्टम में आया है, चीज़ें सीख रहा है, तो पहली ग्रोथ उसको अपन दे देंगे। दूसरी ग्रोथ जो होगी उसके लिए 2 स्टार रेटिंग, तीसरी ग्रोथ के लिए 3 स्टार रेटिंग, चौथी ग्रोथ के लिए 4 स्टार रेटिंग, पांचवी ग्रोथ के लिए 5 स्टार रेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर वो भी आपको दिख जाएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है ये अभी किस पोजीशन पे है। जैसे इसकी अभी करंट ग्रॉस जो है 25,000 है, नेक्स्ट ग्रॉस जो होगी इसकी 25,500 होगी। कब होगी, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि इसके लिए आपको 5 स्टार रेटिंग और 15 मंथ का टेन्योर जरूरी है। तो ये पूरी चीज़ भाई सेफ के ग्रोथ फॉर्म में भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये ग्रोथ फॉर्म डायरेक्टली सेफ के पास होता है, तो वो लोग खोल के चेक भी कर सकते हैं इस पूरी चीज़ को। तो आई होप इन सारी चीज़ों के बाद आप लोग क्लियर करने में थोड़ा और सक्षम होंगे अपने सेफ टीम को, कि भाई आपको कौन सी सैलरी ग्रोथ के लिए कितनी रेटिंग की रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड डेटा हमने बुनियादी सीट में भी ऐड कर दिया है। और जो अपना बुनियादी हाथ के काम की सीट होती है उसके सेफ टैब में पर्टिकुलरली ये डेटा जाएगा। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सैलरी ग्रोथ परफॉर्मेंस का एक सेक्शन है। इसमें भाई करेंट रेटिंग क्या है, करेंट ग्रॉस सैलरी क्या है, नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी टेन्योर के बेसिस पे उसकी कितनी हो सकती है, उस ग्रॉस पे पहुंचने के लिए उसको रेटिंग रिक्वायर्ड कितनी है। और फाइनली यहाँ पर एक फ्लैग आएगा। जैसे अगर अपन इस भाई की बात करें, ये भाई B2P2 पे है, करेंटली 20,000 की सैलरी है इसकी करंट सैलरी। टेन्योर के बेसिस पे इसका जो नेक्स्ट सैलरी कितना हो जाएगा 21,000, अगर बस टेन्योर की बात करें। लेकिन अपन ने अभी इसको रेटिंग से भी लिंक किया है, तो इस ग्रोथ के लिए इसको B4P4 रेटिंग रिक्वायर्ड है, जो कि अभी इसकी करेंटली रेटिंग क्या है, B2P2 है। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा भाई कि ये अप्रेजल लगार्ड है, इसका जो नेक्स्ट सैलरी ग्रोथ है वो होल्ड है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अपन ने हर जगह पे ट्रेनिंग करवा दी, सेफ ग्रोथ फॉर्म में भी डाल दिया, आपके बुनियादी में भी डाल दिया, ये सेफ बुनियादी में भी आपको चला जाएगा। तो ऐसा पूरा डेटा भाई आप लोगों को दिखेगा। और आई होप आपका वाइस कैप्टन इस पे लग के फटाफट ही अपने स्टोर में ये फ्लैग तो नहीं रहने देगा कि अप्रेजल लगार्ड है और किसी की सैलरी होल्ड है इसकी वजह से। ये वाइस कैप्टन को इंश्योर करना है कि किसी के नाम के आगे नहीं आना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट पॉइंटर अपना क्या था कि अपन ने बुनियादी में कुछ कुछ डेटा डाला है, जो अपन लास्ट वीक में बात किए थे। कुछ कुछ नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी, पिकअप डिले, पीओ डिले और सेफ अप्रेजल लगार्ड का, तो मैंने आपको अभी डेटा दिखा दिया। पिकअप डिले की बात करें तो भाई जो आपका ये बुनियादी हाथ के काम की सीट है, इसमें एक डीएम टैब जाता है, जिसमें सारे डीएम्स की भाई उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। इसमें पिकअप डिले का एक पूरा सेक्शन ही जा रहा है, जिसमें उसको क्लियरली दिखेगा कि भाई उसके स्टोर का जो आइडियल टाइम है वो कितने मिनट से कम होना चाहिए। इसका आइडियल जियो फेंस आउट टाइम इस स्टोर का क्या है, 10 मिनट से कम। 10 मिनट तक रहेगा तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। 10 मिनट से ज़्यादा अगर किसी ऑर्डर में लग गया पिकअप प्लस आउट करने में, तो उस केस में डीएम का डिडक्शन हो रहा है, जो लास्ट वीक से ही शुरू हो गया है।
यहाँ पर क्लियरली आपको क्या डेटा दिखेगा कि भाई उसका कितना डिडक्शन हुआ वीक 0 में, पूरा आ जाएगा। फिर T-1 में उसने टोटल कितने ऑर्डर, T-1 मतलब कल के दिन में उसने कितने टोटल ऑर्डर डिलीवर करे, उसमें से कितने ऑर्डर्स में, जैसे 2/20 2 ऑर्डर ऐसे थे जिसमें पिकअप डिले हुआ है आउट ऑफ 20 ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आपको वैसा दिख जाएगा। फिर ये भाई है, इसने 12 ऑर्डर डिलीवर किए, उसमें से एक भी ऑर्डर में इसने पिकअप डिले नहीं किया। ये भाई है, इसने 15 ऑर्डर डिलीवर किया, इसमें से 3 ऑर्डर में इसने पिकअप डिले कर दिया, यानी ऑर्डर को पिक करके जियो फैन से बाहर निकलने में ये 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा दिया, क्योंकि इस आउटलेट का जो आइडियल टाइम क्या है वो 10 मिनट का है। 10 मिनट से कम में ही ऑर्डर को पिक करके जियो फैन से बाहर निकल जाना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई आपके आउटलेट का आइडियल टाइम भी क्या है। तो ये एक चीज़ ऐड करी गई है। फिर भाई पीओ डिले से रिलेटेड भी आपके यहाँ पे एक रॉ डेटा जा रहा है पूरा, यहाँ पर पीओ डिले से रिलेटेड आएगा। बेसिक इसमें आ जाएगा पीओ का डेट, टाइम, कौन से पीओ की बात हो रही है, पीओ आईडी क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, कितने टाइम में एक्सेप्ट हुआ, कितने टाइम के बाद एक्सेप्ट होने के बाद स्टार्ट हुआ, टोटल डिले कितना हुआ, टाइम वेस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस डिले, कि अगर पीओ को एक्सेप्ट करने में ही बहुत सारा टाइम लग गया तो उसके कारण जो टाइम वेस्ट निकल के आया केवल एक्सेप्टेंस डिले की वजह से, वो कितने मिनट का है। इसमें अपन 15 मिनट का बफर देते हैं, जैसा आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताया भी गया है। फिर एक आएगा टोटल टाइम वेस्ट, कि एक्सेप्ट करने में डिले जो हुआ, फिर एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट करने में जो डिले हुआ, उसमें बफर देने के बाद जो एक टोटल टाइम वेस्ट आएगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और अपन ने जैसा बताया भी था ट्रेनिंग में कि जो एक्सेप्टेंस की वजह से टाइम वेस्ट निकल के आएगा, वो तो जिन जिन एम्प्लॉयज को ये पीओ असाइन हुआ है, क्योंकि क्या होता है एक पीओ आया तो वो मल्टीपल सेफ के पीएचपीएल पे दिखता है, तो जिन जिन सेफ्स के पीएचपीएल पे वो पीओ आया उन सब के नाम पे ये एक्सेप्टेंस की वजह से तो डिले चला जाएगा। इसमें 15 मिनट का ऑब्वियसली अपन ने बफर दे दिया है। उसके बाद जो टाइम निकलेगा वो तो, ये जैसे 5 मिनट है, ये 5 मिनट का टाइम वेस्ट इन सब लोगों के ऊपर जाएगा, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन लोगों को ये पीओ असाइन हुआ था, ये सारे जो लोग हैं, और इनमें जो टाइम वेस्ट है एक्सेप्टेंस डिले की वजह से वो इन सभी पर आएगा। फिर एक एक्सेप्टेड बाई है कि भाई इस पीओ को फाइनली एक्सेप्ट किसने करा, जिसने भी एक्सेप्ट करा उसके ऊपर तो ये टोटल टाइम वेस्ट आएगा, कि एक्सेप्टेंस की वजह से जो डिले हुआ और फाइनली एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट करने में जो डिले हुआ, ये पूरा जो टाइम वेस्ट निकल के आएगा वो तो ये जिसने भी पीओ एक्सेप्ट करा है उसके नाम पे चला जाएगा। तो ये एक डेटा गया है, और इसकी एक समरी अपन ने सेफ टैब में भी ऐड करी है कि फाइनली किसी एक सेफ के नाम पे कितने पीओ मैप हुए, उसमें से कितने पीओ डिले हुए, और टोटल डिले कितना हुआ, और उसके बाद टाइम वेस्ट उसके ऊपर कितना निकल के आया बफर देने के बाद। किसी एक की बात करूं मैं, तो जैसे मैं एक सिर्फ इसका लेता हूं एग्जांपल। इसमें क्या हुआ कि भाई टोटल 10 पीओ मैप हुए, उन 10 पीओ में 159 मिनट का डिले हुआ, टोटल डिले 159 मिनट का हुआ, उसमें से 146 मिनट बफर देने के बाद उसका टाइम वेस्ट निकल के आया। तो ये टाइम जो हो गया ये 2 घंटे 26 मिनट हो गया। तो 2 घंटे 26 मिनट का इस सिर्फ ने टाइम वेस्ट कर दिया परसों के दिन में। इसकी परसों की जो अटेंडेंस थी वो क्या थी, फुल डे की थी, लेकिन 146 मिनट जब उसके टोटल ड्यूरेशन से अपन ने कम किया तो उसका जो टोटल चेक इन ड्यूरेशन निकल के आ रहा था, उसकी वजह से जो उसका अटेंडेंस है वो हाफ डे हो गया। तो इसका जो अटेंडेंस फाइनल लगेगा वो हाफ डे का लगेगा, क्योंकि इसने पीओ में 146 मिनट का टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये भी डेटा आपको सेफ टैब में पूरा क्लियरली दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपने को इस टाउन हॉल में बतानी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।